नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। 2022 के चुनाव को लेकर के जो घमासान मचा है उसमें जाति सम्मेलन तो हो ही रहे हैं, बल्कि अब वर्ग व्यवसाय से जुड़े लोगों के भी सम्मेलन हो रहे हैं। और उसमें एक सबसे बड़ा तबका है व्यापारी, उद्योगपति। और उद्योगपति का मेरा अभिप्राय सीधे सीधे छोटे उद्यमियों से है, जो दादा नगर, पनकी इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर अपना कारोबार करते हैं, फजलगंज स्टेट में काम करते हैं। और ये लोग भी चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी हाल में वैश्य और व्यापारी मिलाकर के एक सम्मेलन किया और ये कहा दावे के साथ में, योगी की सरकार आएगी, योगी की सरकार हम बनाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर लखनऊ में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का भी एक प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ और उसमें भी आवाज़ उठाई गई और कहा यह जा रहा है कि हम अपना चुनाव घोषणा पत्र बनाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अपना चुनाव घोषणा पत्र क्यों? और ये भी कहा जा रहा है कि हम सभी राजनीतिक दलों को देंगे। तो क्या उसके बाद कोई दिशा तय होगी, कोई रणनीति तय होगी? क्या आज व्यापारी चौराहे पर खड़ा है? क्या व्यापारी आज युवा फॉर्म में है? क्या व्यापारी के सामने महंगाई की विषम समस्या है और जीएसटी का भी हल नहीं हो पाया है? आज इसी पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे, क्या व्यापारी राजनीतिक दलों के साथ किसी भी प्रकार की सौदेबाजी भी करेगा और कहेगा कि हमारी इस मांग को स्वीकार करो, हमारा ये वादा करो और हम आपके साथ खड़े होंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के ऊर्जावान अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा जी। मुकुंद जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुकुंद जी, बताइए, इस समय व्यापारी किधर है? चुनाव का घमासान मचा हुआ है, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि ये जो जमीनी हकीकत व्यापारी की क्या है इस समय? धन्यवाद रमेश जी। देखिए, व्यापारी इस समय 2 साल के कोरोना काल के बाद इस समय अगर हम कहें कि राजनीतिक रूप से कुछ सोच रहा है तो इस समय बिल्कुल नहीं सोच रहा है, क्योंकि त्यौहार का सीजन गया और 2 साल बाद व्यापारियों को सहालत मिली है। इस समय व्यापारी पूरी तरीके से अपनी व्यापार के लिए, जो 2 साल में उसको नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए, अपने जीवन के लिए जद्दोजहद कर रहा है। अब इसी बीच चुनाव भी होना है। निश्चित रूप से जब चुनाव होना है तो चुनाव में सभी वर्ग ये अपने अपने आगे के लिए प्लानिंग करते हैं कि किस प्रकार से चुनाव का फ़ायदा हम उठा सकें और हमारी मांग, उचित मांगों को। देखिए, हम व्यापारी वर्ग हैं और हम व्यापारी वर्ग कभी ऐसी मांग नहीं करते जो अनुचित हो, जो किसी सरकार को देने की स्थिति पे ना हो। और मेरा केवल हमारे व्यापार मंडल की एक ही मांग है सरकार से कि कानून का इतना सरलीकरण हो कि अफसरशाही मेरे ऊपर हावी ना हो। बाकी हम सब लोगों को पता है कि जब तक हम टैक्स नहीं देंगे तब तक इस प्रदेश की सड़कें कैसे बनेंगी। अगर हम चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो तो निश्चित रूप से हमें ईमानदारी से अपना टैक्स देना पड़ेगा और देते भी हैं। लेकिन दिक्कत वहाँ पे आ जाती है जब ये लाल फीताशाही हम लोगों के ऊपर हावी हुई होती है और ये खुद 2 नंबर कराने के लिए हम लोगों को प्रेरित करती है। 2 नंबर कराने के लिए स्वयं प्रेरित करती है। पहली बात तो आपने कहा कि कोरोना के बाद जो है व्यापार बहुत बूम रहा है। निश्चित रूप से क्या दीपावली में या अब जो सहालत आ रही है इसमें व्यापार बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच गया है? हाँ, इस समय व्यापार की स्थिति ठीक है। जो माहौल है बाजारों का वो उत्साहवर्धक है। उत्साहवर्धक है। और ये भी अगर बात की जाए कि जन सामान्य में चर्चा होती है कि महंगाई है, व्यापारी भी कहता है महंगाई है, दाम बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल को लेकर के सारी स्थितियां हैं। क्या उसका कोई फर्क व्यापार पर नहीं पड़ रहा?
देखिए, महंगाई का असर तो बिल्कुल पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान की बाजारें त्योहारों और सालों पे डिपेंड करती है, और त्योहारों और सालों पे महंगाई का असर निश्चित रूप से होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा उन तुलनात्मक रूप से जो पीछे के 2 साल गए हैं उससे लेकर के और इस समय का जो वातावरण है वो उत्साहवर्धक है। बाजार में अच्छी रौनक दिख रही है, कस्टमर यहाँ से निकल रहे हैं, ये चीज है। और जहां तक रही बात महंगाई का, तो एक बाजार में सभी घटकों का असर कुछ न कुछ अवश्य होता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, कानून व्यवस्था का हो, महंगाई का हो, इन सब चीजों का घटक मिला करके ही व्यापार का पूरा माहौल एक बनता है। निश्चित रूप से जो महंगाई इस समय है उसका असर दिखता है। और अभी चूंकि केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने भारी कमी की है, हालांकि हमारा ये मांग है कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में ले आना चाहिए। इससे सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार ना हो, बात जो सरकार को सुनना पड़ता है, और व्यापारियों को भी जब जीएसटी के दायरे पे वो आ जाएगा तो निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा। मुकेश जी, अभी आप कह रहे थे कि व्यापारी उधर सोच नहीं पा रहा है, तो अभी तो आपने एक लखनऊ में बैठक भी की कार्यकारिणी की, उसमें भी कुछ आए, तो व्यापारियों की इस समय सबसे बड़ी ज्वलंत क्या समस्या है, कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है, और वो क्या चाहता है सरकार से? हमने पहले बताया, देखिए व्यापारी की इस समय सबसे जो ज्वलंत व्यवस्था समस्या है वो ये है कि कानूनों का सरलीकरण। अब हमारी मांग है कि सभी प्रकार के लाइसेंस आजीवन होने चाहिए। हमें लगता है सरकार को इसमें कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है कि अगर हम फूड का लाइसेंस लेते हैं और वो हमें आजीवन दे देती है, और हम मिलावट करते हैं तो उसको सस्पेंड करने का अधिकार उसके पास हर समय रहता है। हमने 2 साल के लिए ले लिया, ऐसा तो है नहीं कि 2 साल तक अगर हम मिलावट भी करते रहे तो वो लाइसेंस चलेगा। तो जब ऐसी व्यवस्था है तो इसको आजीवन कर दें, जिससे बार बार हमें ऑफिसों के चक्कर न लगाने पड़े। मंडी के लाइसेंस का रिन्यूअल क्यों हमें साल 200 साल बार में कराना पड़े, हमें एक साथ आजीवन दे दीजिए, हमें जब तक हम मंडी का काम करेंगे तब तक लाइसेंस रहेगा। ये ऐसी एक इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों का, जिसमें सरकार में ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और व्यापारियों को इतनी राहत मिली जाएगी कि वो फ्री होकर के केवल और केवल अपने व्यापार में समय दे पाएगा। आज की तारीख में हो क्या रहा है कि ये रिन्यूअल, ये रिटर्न, ये ऐसा पूरे महीने का ऐसा शेड्यूल होता है कि व्यापार में कम और सरकारी कागजी की खानापूरी में ज्यादा समय उसका जा रहा है। ये कहा जा रहा था कि जीएसटी ने बिल्कुल कमर तोड़ दी है, नोटबंदी ने कमर तोड़ दी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहां तक हमारी अपनी राय है कि जीएसटी जिस प्रकार से आई, आपको भी पता है कि हम सब लोगों ने उसका विरोध किया जिस समय लगी थी। मौजूदा स्वरूप में कई मीटिंगें भी उस समय हुई, ये हुआ कि बंदी वापस ले ली जाए, बंदी वापस ले ली जाए, लेकिन हम लोगों ने कहा भाई ये हमारी मांगे रखी हैं, इनमें आप मांग लीजिए कोई भी, हम बंदी वापस ले लेते हैं। तब सरकार नहीं मानी थी और सरकार ने कहा नहीं हम ऐसा ही लगाएंगे। हम लोगों ने बंदी की, और आपको बता दें कि जो मांगे हम सब लोगों ने रखी थी, कहीं ना कहीं जाकर के सरकार को वो बातें आगे जाकर के माननी पड़ी हैं। आगे भी जीएसटी को लेकर के आप रेट चाहे जितना लगा दें, बात रेट लगाने की नहीं है। एक दुकान में लगा के 0% से लेके और 28% तक की चीजें हैं। अब बगैर कंप्यूटर के हो नहीं पा रहा, और कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर इतना है, नेट है नहीं। पूरे उत्तराखंड में हम अगर यहाँ बात करें, पर्वतीय क्षेत्र चाहे जहाँ पे हो, वहाँ पे नेट की इतनी कमी है और सारा सब कुछ डिपेंड है नेट पे। होना चाहिए, तकनीकी का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन भूगोल जो इस समय की परिस्थितियां हैं उनको भी सरकार को ध्यान में रख के योजना बनानी चाहिए। हम सब लोगों की यही मांग होती है, और हमारा और सरकार के बीच केवल इतना ही टकराव होता है कि हम लोग व्यवहारिक चीज बताते हैं और वो ऑफिस में बैठ के कानून बनाते हैं। नहीं तो जो अब जीएसटी को लेकर के जो आपके विवाद थे, आपने कहा हमने रखा, धीरे धीरे हो रही है, तो अब क्या जीएसटी की जो व्यवस्थाएं थी वो सब आपके मन माफिक हो गई? नहीं, अभी बढ़े, या अभी उनमें बहुत संघर्ष करना बाकी है और अभी भी व्यापारी उससे त्रस्त है? नहीं, अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है।
अभी भी इतने सुधार की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे व्यापार आगे बढ़ता जाता है रोज एक नई नई प्रकार की समस्याएं। तब हम लोगों ने कहा था कि ये रिफंड की बड़ी दिक्कत आएगी, सरकार ने कहा नहीं आएगी, रिफंड हो गया। तब हम लोगों ने कहा था कि एक रिटर्न हम लोगों से दाखिल करावें। भाई हम लोगों को बार बार रिटर्न क्यों दाखिल करने पड़े? हम जब सब काम ऑनलाइन कर रहे हैं, आपके पास ईबे है, सॉफ्टवेयर है, आप ईबे से उठाइए। सरकार तो अपने काम में जो अधिकारी बंधु हैं वो तो जिम्मेदारी से अपने काम का निर्वाह कर नहीं रहे हैं, और हर चीज व्यापारी उनको दे दे, किसी न किसी बहाने से विभाग बुलाते हैं। जबकि ये जीएसटी में कहा गया था कि व्यापारी को विभाग पे नहीं जाना पड़ेगा, सब काम यहीं से होगा। लेकिन आज भी अधिकारीगण किसी न किसी बहाने से व्यापारी को अपने यहाँ बुला करके हैरेसमेंट का काम करते हैं। निश्चित रूप से सरकार की मंशा अच्छी है। सरकार की मंशा ये है कि व्यापारी किसी सरकारी ऑफिसों में न जाए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होते होते अधिकारी के पास से आते आते, अब देखिए बहुत बढ़िया काम एक हुआ कि पूरे देश से मंडी टैक्स खत्म हुआ। हम लोगों ने इसकी मांग की थी तोमर जी से, लेकिन अब उन्होंने एक चीज पीछे रह गई, पूरा धड़ निकल गया। अब कुछ हल्ला रह गया कि जो मंडी समिति के अंदर कारोबारी हैं, चूंकि वो स्टेट सरकार में आता है, इसलिए स्टेट सरकार उस पर डिसीजन ले ले। अब स्टेट सरकार को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा, लेकिन अब अधिकारीगण इसको एक बार सहमत भी थे, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो मंडी टैक्स 1.5% अभी भी लगा हुआ है। हालांकि उन्होंने 1% कम किया, जो 2.5 था उसका 1.5 किया, लेकिन अभी भी 1.5% है। गल्ले में 1.5% बहुत होता है। और हो क्या रहा है प्रैक्टिकल में कि मंडी के अधिकारी गेट पे पैसा लेकर के गाड़ी पास कराने का कार्य कर रहे हैं। इससे अधिकारियों की जेब पड़ रही है। लेकिन एक कहा जा रहा था कि नोटबंदी से अभी तक व्यापारी उबर नहीं पाया है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या व्यापारी के सामने रही है। हमें लगता है नोटबंदी के लिए अब इतना टाइम हो गया कि अब उसकी कोई असर है नहीं इस समय। हमें लगता है कि डिस्कशन करना, क्योंकि बहुत समय हो गया। उसके बाद कोरोना जैसी महामारी आ गई, और कोरोना महामारी के बाद जिस प्रकार से देश में काम हुआ है कि अब नोटबंदी के लेकर के बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगता कि अब डिस्कशन की ज़रूरत है। वो अब बीता कल हो चुका। हाँ, लेकिन हाँ निश्चित रूप से व्यापार को बड़ा झटका लगा। हाँ, जब कोई व्यवस्था चल रही होती है, अगर अचानक किसी व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो झटका तो लगता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो झटका लगा, लेकिन अब उससे उतना ज्यादा आपको नहीं लगता कि इस समय कोई वो प्रासंगिक रह गया है? अब उसके बारे में डिस्कशन करना कोई प्रासंगिक नहीं। दूसरी चीज मुकुंद, हमको ये बताइए कि आपने शुरुआत में कहा था लाल फीताशाही, और ये माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, और यही भ्रष्टाचार जो है वो सबसे ज़्यादा व्यापारी को तंग कर रहा है। कहा तो ये जा तक रहा है कि जिसके दाम भ्रष्टाचार में 5 रुपए थे, अब उसके दाम 50 हो गए हैं, 500 तक हो गए हैं, और व्यापारी इससे बड़ा त्रस्त है। सरकार है, सरकार की नीयत साफ है, लेकिन जो ये भ्रष्टाचार है इसके कारण व्यापार बुरी तरीके से प्रभावित है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम मोदी जी को और योगी जी को एक तो धन्यवाद देंगे कि जो ऊपरी स्तर का भ्रष्टाचार था, 2000 करोड़, 500 करोड़, ये करोड़, वो पूरी तरीके से बंद है। इसमें दोनों लोगों को, उनकी ईमानदारी को हम सब लोग उनको धन्यवाद देंगे। लेकिन आपकी ये बात सही है कि जो नीचे के अधिकारीगण हैं, अब वो तो मोदी जी और योगी जी के नाम पे पैसा ले लेते हैं। ओ, ये देखिए, अरे क्योंकि बताते अरे मोदी जी, योगी जी बहुत सख्त है, और ये नहीं कहते हैं। वो भी देखिए, अधिकारीगण ये भी नहीं कहते हैं कि हमें वहां तक, पहले की सरकारों में क्या होता था, ये कहते थे कि ऊपर तक पहुंचाना होता है। अब किसी अधिकारी की ये हिम्मत नहीं है जो ये कहे कि ऊपर तक पहुंचाना होता है। लेकिन हाँ, अब किस बात पे लेते हैं, अरे बड़ा रिस्क है और बड़ा इस समय दिक्कत है, और मोदी जी हैं और योगी जी हैं, तो अब उस डर के नाम पे पैसा लेते हैं। तो इसीलिए हमारी सामने पहले का, इसीलिए हमारी पूरी जो व्यापार मंडल की लड़ाई है वो इस पे है कि हम लोग लाल फीताशाही से बचें। बाकी हमें टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि हमें टैक्स देना है, और टैक्स दे करके ही इस प्रदेश का, इस देश का विकास होगा। और जो मोदी जी की परिकल्पना है कि आत्मनिर्भर भारत और योगी जी की आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश,
वो तभी पूरी होगी जब यहाँ का व्यापारी आत्मनिर्भर होगा, और व्यापारी आत्मनिर्भर तभी होगा जब यहाँ पे वो भयमुक्त होकर के अधिकारी फिर भयमुक्त, हम कानून व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के नाम पे पिछले 4.5 साल में जो कार्य हुए हैं वो अद्भुत हैं, सराहनीय है, वंदनीय है। लेकिन हम जो लाल फीताशाही की बात कर रहे हैं, जब तक इस भय से व्यापारी ऊपर नहीं आएगा तब तक वो आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश जैसी जो योजनाएं हैं वो हमें लगता है धरातल के रूप में नहीं आ पाएंगी। तो ये बिल्कुल अभी आप कह रहे थे कि मोदी की और योगी की इस बात के लिए सराहना की जानी चाहिए कि जो 2000 करोड़ का या 2000 लाख का ऊपरी स्तर का जो भ्रष्टाचार वो खत्म हो गया। जरा हमको ये डिफरेंस करिए, वो कैसा भ्रष्टाचार था और ये तो छोटा आपने बता ही दिया है। नहीं, वो भ्रष्टाचार कैसा? देखिए, उस भ्रष्टाचार से व्यापारियों का कोई मतलब नहीं था जी। इस वजह से कि डिफेंस डील में हो रही है कि 2G 5G 3G 4G उसमें हो रही है, वो भ्रष्टाचार जो होता था वो पूरी तरीके से बंद है। और पिछले हम तो कहते हैं 2014 से कोई ऐसी खबर किसी भी घोटाले की देश में नहीं आई है। तो ये उनकी हम देखिए, जो काम करेगा उसकी बड़ाई भी करनी चाहिए। लेकिन जो निचले स्तर का भ्रष्टाचार है वो क्यों इतना बढ़ गया, उसका क्या कारण आप लोग मानते हैं? देखिए, किसी चीज में सिस्टम में बदलते बदलते हमें लगता है कि थोड़ा वक्त तो लगेगा और हमें वक्त देना भी चाहिए। आज जो पीछे कानून व्यवस्था थी, आज उत्तर प्रदेश में बहुत सुधार है कानून व्यवस्था के मामले में। आज जो एक्सप्रेसवे बने दो चाहे पूर्वांचल हो और अपना ये बुंदेलखंड का है, ये बने, इसके लिए भी समय चाहिए होता है। तो हमें लगता है कि अधिकारियों की, देखिए, मंशा तो साफ है दोनों सरकारों की, मंशा तो साफ है दोनों सरकारों की कि हमें व्यापारियों को ज़्यादा ऑफिसों में नहीं बुलाना है। इनकम टैक्स में भी इसी सुधार पे काम हुआ है कि अब हम लोगों की हेयरिंग होती है तो यही नहीं पता होता है कि कौन सा अधिकारी कर रहा है, और अधिकारी को ये नहीं पता होता है कि हम किसकी हेयरिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम सरकार बनाने में लगी है और हमें लगता है कि आगे जब होगा तकनीकी का इस्तेमाल करके इसमें जरूर राहत मिलेगी। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में ये भी कहना सही है कि मौजूदा परिस्थितियों में भ्रष्टाचार है जी, और बल्कि बड़ा है। हाँ, बड़ा है, इसमें दो राय नहीं, इसमें भी कोई दो राय। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने बार बार कह रहे हैं कि जब एक नियम बना हुआ है कि व्यापारी को नहीं बुलाया जाएगा और सब तकनीकी दृष्टि से होगा, तो फिर व्यापारी जाता क्यों है? इसलिए जाता है, आपने नहीं हाँ, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया। और व्यापार मंडल इसका विरोध क्यों नहीं करता? इसलिए जाता है कि जितने भी कानून बनते हैं उसके साथ में एक, जैसे वो नहीं होता है, एक लाइन जुड़ी होती है कि विवेकानुसार और भौतिक सत्यापन। हर कानून के आगे ये दो शब्द ऐसे लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से कि आप कानून, सरकार चाहे जो कानून बनावे, उसका मंतव्य उसी जगह खत्म हो जाता है जब विवेकानुसार और भौतिक सत्यापन की बात उसमें आ जाती है, और वहीं से शुरू होती है कहानी भ्रष्टाचार की। लेकिन आप कई बार मुख्यमंत्री से मिले, आपने ज्ञापन भी दिया, इस समस्या को मुख्यमंत्री के सामने नहीं उठाया कि साहब भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है? नहीं, मुख्यमंत्री जी के सामने, तो मुख्यमंत्री जी का क्या जवाब था इस विषय में? नहीं, मुख्यमंत्री जी के सामने उठाया भी, और मुख्यमंत्री जी ने इसमें समय समय पे जो हो सकता है, हमें लगता है कि जो फिर वही बात आ जाती है कि जो उनको करना चाहिए उन्होंने करने का प्रयास भी किया। अब हमें पता था कि हमें लग रहा था कि मंडी बिल्कुल खत्म होने वाली है, और फिर पता नहीं क्या, वो एक मंडी डायरेक्टर थे, उनकी मीटिंग हुई और उसकी मीटिंग के बाद 1% कम हो करके वो एज इट इज हो गया। तो हम प्रयास कर रहे हैं, व्यापार मंडल का काम है प्रयास करना, हम प्रयास कर रहे हैं और हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। इसीलिए अभी हम लोगों ने मीटिंग की, हम लोगों ने जो प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग लखनऊ में हुई थी, हम लोगों ने कहा जब राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र बना रहे हैं तो हमें व्यापारिक घोषणा पत्र भी बनाना चाहिए। उसके लिए हमने एक कमेटी भी बना दी। कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो हमारे ललितपुर के महेंद्र जैन मयूर जी हैं, और वो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। हम हर राजनीतिक दलों को देंगे,
और हर राजनीतिक दलों को दे करके और उसके बारे में उनके राय पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे के सारे राजनीतिक दल उसको अपने चुनाव मैनिफेस्टो में शामिल करें। फिर हमारी जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि अब हम लोगों को आगे क्या करना है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो भ्रष्टाचार बढ़ा उस और हमारे योगी आदित्यनाथ तो बहुत सख्त है, बिल्कुल तो उनकी सख्ती का असर इसमें क्यों नहीं दिख रहा है? इसका क्या कारण आप लोग मानते हैं? आप लोगों ने कभी चिंतन किया होगा, सोचा होगा, क्या हम या यूँ कहें कि सख्ती तो बहुत है लेकिन व्यापारी ही इतना प्रलोभन देता है अपने स्वार्थों के लिए, जिसके कारण जो है ये भ्रष्टाचार बढ़ गया? और देखिए, व्यापारी प्रलोभन नहीं देता भ्रष्टाचार के लिए। हम कह रहे हैं कि मंडी जो है वो 0.5% कर दीजिए, फिर देखते हैं कौन व्यापारी 2 नंबर करेगा। देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि आप 0.5% दे दीजिए, और हमारा ये भी कहना है कि 0.5% दे दीजिए, देखिए टैक्स में कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो योजनाएं बनती हैं अधिकारियों के द्वारा वो इस प्रकार की बनती हैं कि हमारा उसमें कैसे भजन सीधा हो, इस प्रकार की योजनाएं बनती हैं। हमारा काम है व्यापार मंडल का कि इन्हीं सब चीज़ों को सरकार के सामने प्रस्तुत करना। समय समय पे प्रस्तुत भी किया है, अभी और समय मांगा है और बहुत ही जल्दी मिलेगा। इन सब चीज़ों को लेकर के फिर से मिलेंगे और ये सब बताए ना, ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। देखिए, सरकार और व्यापारी का साथ चोली दामन का है। हम एक समस्या सॉल्व करते हैं, दूसरी आ जाती। अभी तेल के जब दाम बढ़े थे, सरकार ने निर्णय लिया स्टॉक लिमिट लगाने का। हम सब लोगों ने उसका विरोध भी किया कि स्टॉक लिमिट लगाने, अब किसी अधिकारी ने बता दिया साहब स्टॉक लिमिट बहुत भरा पड़ा है तेल, और इतना तेल भरा पड़ा है, भंसार कर रहे हैं, उन्होंने स्टॉक लिमिट लगा दी। हम सब लोगों ने उसकी बात रखी। आज ही अभी आया है आदेश, वो स्टॉक लिमिट उस पे हम लोगों को छूट मिली है, उसको बढ़ाया गया। तो ऐसा नहीं है, समय समय पे सरकार हमारी बातों को मानती है। दाल में भी यही हुआ था, दाल में भी फिर हम लोगों को रिलीफ मिली। अच्छा, ये दाल और तेल के दाम क्यों एकदम बढ़ गए? पेट्रोल के और डीजल के तो भाई हो गया कि साहब इंटरनेशनल मार्केट की बात है, ये है, लेकिन ये जो दाल के दाम बढ़े नहीं है, दाल के दाम स्थिर है। तेल के दाम अप्रत्याशित रूप से बढ़े हैं। तो आपको बता दें कि तेल जो है वो सब कुछ डिपेंड करता है विदेशी बाजार पे। पाम 100% बाहर से आता है और विदेशी बाजार में पाम के रेट बढ़े हैं। दूसरी बात, सरकार ने अच्छा नियम किया कि भाई हमको, अगर हम सरसों का तेल खाते हैं तो हमको शुद्ध मिले। पहले उसमें 40% तक राइस ब्रान मिलाने के हम लोगों को परमिशन थी। अब सरकार ने अच्छा डिसीजन दिया कि सरसों तेल मतलब सरसों तेल, राइस ब्रान मतलब राइस ब्रान। अब इतना सरसों तो है नहीं हिंदुस्तान में, पहले तो मिक्सिंग करके काम चल जाता था, तो अब इतना सरसों तो है नहीं। तो उसकी वजह से कि अगर आप शुद्ध खाएंगे तो थोड़े बहुत करने पड़ेंगे। दूसरी बात, जो इंपोर्ट ड्यूटी लगी थी, हमने आपको लेटर दिखाएंगे, हमने पहले लिख करके दिया था, ये करीब आज से हो गए 6-7 महीने पहले, कि आप तेल की इंपोर्ट ड्यूटी कम करें, तेल के दाम इससे बढ़ रहे हैं। अब वो तब सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया। अभी जब बहुत बढ़े तो उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी कम की है, अभी भी कम करने की आवश्यकता है। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट को तो गवर्नमेंट गवर्न कर नहीं सकती क्योंकि वो बढ़ा हुआ है। पाम ऑयल सब बाहर से आता है और आजकल पाम ऑयल से ही तेल की मार्केट डिसाइड होती है। तो ये सब चीज़ें हैं, किसी भी मार्केट बढ़ने के, उसके लिए व्यापारी बिल्कुल दोषी नहीं है। ना व्यापारी के यहाँ इतना स्टॉक है कि उसकी वजह से इतने महंगे दर पे कौन स्टॉक कर लेगा, क्योंकि कब रेट नीचे आ जाए और कब उसको नुकसान लगे। तो ना व्यापारी के यहाँ, अभी ये तो सरकार ने देख भी लिया, जब स्टॉक लिमिट लगाई सब अपना नील करके बैठ गए। अब जब नील करके बैठ गए तो फिर रेट बढ़ने लगे, क्योंकि पहले क्या था, 2 महीने कोरोना काल रहा और तेल की कहीं कमी नहीं आई। अब आपने अगर स्टॉक लिमिट कम कर दी है तो कमी तो आएगी, और जब कमी आएगी तो रेट बढ़ेंगे। ठीक बात। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर चुनाव घोषणा पत्र व्यापारी क्यों बना रहा है,
जबकि आपकी बातों से ये लग रहा है कि सरकार का रुख व्यापारियों के पक्ष में है और व्यापारी जो है निरंतर अपनी सुख सुविधाओं की ओर बढ़ रहा है। अब उसके सामने लॉ एंड ऑर्डर की भी कोई समस्या नहीं है। व्यापारी अभी थोड़ा व्यापार में लगा हुआ है और कुछ समस्याएं हैं, उस ओर उनका व्यापार मंडल ध्यान भी दे रहा है। मुकुंद जी, क्या ये मान के चला जाए कानून व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद, व्यापारी को कहीं कोई परेशानी नहीं, न कहीं फिरौती, न कहीं अपहरण, न कहीं मर्डर, न रंगदारी, कुछ नहीं? नहीं, देखिए 100% तो कहीं कुछ नहीं हो सकता है जी, लेकिन इतना जरूर है कि चोरियां अब खुल रही हैं और पहले जैसे नहीं खुल रही हैं कि किसी को पकड़ा डाल दिया चोरियां खुल गई। अभी मथुरा में एक चोरी खुली और बाकायदा उसका रुपए बरामद हुआ। ऐसा नहीं कि रुपए हटा करके रुपए बरामद हुआ। हो रही हैं आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उसके ऊपर एक्शन भी तुरंत हो रहा है। ये एक नई प्रॉपर्टी में चेंज आया है। अब 100% हम कैसे कहते हैं कि नहीं साहब अपराध मुक्त हो गया है? अपराध करने वाले तो उनका अपना एक अलग ग्रुप है, वो तो साजिश करते ही हैं, लेकिन अब अपराध पे एक्शन सख्त है, जिसकी वजह से जल्दी लोग हिम्मत नहीं करते और जो हिम्मत भी करते हैं वो पकड़े जाते हैं। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था में पिछले 4.5 साल में अच्छा कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अगर अपराधी कम हुए तो पुलिस कहीं उस रोल में आ गई है? चाहे हम अगर मनीष हत्याकांड देखें, चाहे कासगंज का कांड देखें, आज कल्याणपुर का ही एक मामला प्रकाश में आया है, आगरा का मामला देखें, सुल्तानपुर का मामला देखें, तो क्या आपको लगता है कि जो रोल अपराधी कर रहे थे कहीं ना कहीं सरकार की सह या सरकार के संबल या सरकार के विश्वास पर कुछ ऐसा एक्शन हो रहा है जिससे कि हिरासत में मौतें हो रही हैं? बिल्कुल आपकी सही बात है। और पुलिस का पहले भी इन्वॉल्वेशन था, लेकिन तब अपराधियों के साथ सांठगांठ थी। पुलिस पे भी ऐसा आरोप आ रहा है और आरोप ही नहीं आ रहा है, सिद्ध भी हो रहा है, कार्रवाई भी हो रही है और उसका तुरंत कार्रवाई हो रही है। अब देखिए मनीष गुप्ता वाले में सबके खिलाफ कार्रवाई हुई, सीबीआई जांच भी हुई और जो भी एक्शन पे आ रहे हैं 100, हमने आपसे पहले ही कहा कि 100% तो कुछ नहीं हो सकता। अब पहले भी पुलिस में ऐसे लोग थे, आज भी हैं, लेकिन अब कानून व्यवस्था के मामले में एक सुधार चला है और आगे देखते हैं। अभी हमें लगता है कि अभी और गुंजाइश की जरूरत है और पूरा करेंगे अगर योगी जी ने एक संकल्प लिया है तो। दूसरी चीज ये भी जानना चाहेंगे कि व्यापारी की भी अपनी कोई जिम्मेदारी होती है। ये शहर या अन्य शहर, मैं केवल पूछूं कि आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अन्य शहर इंक्रोचमेंट से बिल्कुल त्रस्त रहते हैं, लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है, फुटपाथ पे जाम लगा रहता है और आए दिन इस बात की समस्याएं उठती हैं, ट्रैफिक जाम रहता है। क्या व्यापार मंडल इस दिशा में नहीं कुछ सोचता है? क्या अपने व्यापारियों को ये नहीं कहता है कि भाई हम भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं और हमारी भी कोई जिम्मेदारी होती है? हम तो इससे आगे की बात बताते हैं जी, और आजकल ये हम हर मीटिंगों में कह रहे हैं और आपके माध्यम से हम सब जगह संदेश देना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन चिल्लाने से ऑनलाइन खत्म नहीं होगा। हम सोचें अपने गिरेबान में झांक करके कि हम अपने कस्टमर को सुविधा क्या दे रहे हैं। हम अपनी दुकान खोलते हैं, दुकान के बाहर अपना सामान लगाते हैं, उसके बाहर अपनी गाड़ी लगाते हैं, तो हमारा कस्टमर कहाँ से आएगा? और फिर हम कहते हैं कि कस्टमर हमारा ये ऑनलाइन बढ़ रहा है। अब हमारा कंपटीटर बगल का दुकानदार नहीं है, अब हमारा कंपटीटर अमेरिका में बैठा वो कॉल सेंटर है जहां से इन सब चीजों का संचालन हो रहा है। हमें अतिक्रमण को लेकर के, सफाई को लेकर के सजग रहना पड़ेगा। हमें घटतौली बंद करनी पड़ेगी, मिलावट सामान करने वालों को, बेचने वालों पे सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। ये हमने अपने उपदेश में दिए हैं, जो अभी हम वेबसाइट तैयार करा रहे हैं, पहला पेज इस चीज का है। और हम जहां जहां पे भी जाते हैं, देखिए एम्बुलेंस फंस जाती है, निश्चित रूप से हमारे आपके परिवार के लोग होते हैं। मिलावटी सामान के बारे में हम एक चीज के दुकानदार हो सकते हैं, 100 चीज के उपभोक्ता है।
अगर हम मिलावटी बेचें और 100 लोग और मिलावटी बेचें, तो फिर हम ये तो उम्मीद करते हैं हमारे घर में शुद्ध आवे और हम मिलावट बेचें, तो ये नहीं होना चाहिए। इन सब पे हम सब लोगों को, व्यापारियों को भी सजग रहना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग भी जन जागरण करा रहे हैं अन्य सामाजिक चीज़ों पे। इनके साथ में भी अभी हमारा वैसे पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चला गणेश लक्ष्मी उठाने का। आपके माध्यम से हम जिन गणेश लक्ष्मी की साल भर पूजा करते हैं उनको पेड़ के नीचे छोड़ देते हैं, फुटपाथ पे छोड़ देते हैं, जिनसे हम ये कामना करते हैं कि हमारा व्यापार चले। तो इन सब चीज़ों पे ये तो उसका कोई विकल्प भी तो यहाँ नहीं दिखाया गया है। अगर मैं अच्छा कानपुर की बात आपसे पूछ लूँ, कहाँ लोग गणेश लक्ष्मी ले जाए, कहाँ पर उनको विसर्जित करें, ये समस्या तो है नहीं विसर्जित। हालांकि जब वो दुर्गा पूजा का मौका आता है तो वो कृत्रिम तालाब बना दिए जाते हैं और दूसरे अवसर गणेश उत्सव में भी बना दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप देखें गणेश लक्ष्मी पे कहाँ पर ये व्यवस्था की गई है? नहीं, गड्ढे खुदे थे जी, क्योंकि हमने इस पे काम किया है जी, नगर निगम ने गड्ढे खुदे थे। लेकिन आपकी ये बात ठीक है, ये व्यवहारिक नहीं है कि एक गणेश लक्ष्मी आदमी हाँ घाट के किनारे पे ले जाए। हाँ। उसके लिए हमने ये भी संदेश दिया था कि अपने अपने पार्कों में थोड़ा सा गड्ढा खुदा के हाँ। उनका भू विसर्जन हाँ। वहीं पे कर दिया जाए, क्योंकि व्यवहारिक, आपने बिल्कुल सही बात है, ये व्यवहारिक नहीं है। हाँ। हम चाहें भी तो अपने एक गणेश लक्ष्मी के पीछे हाँ। घाट तक नहीं जाएंगे और फिर पता लगे कि वो घाट कहाँ है। अब मान लीजिए हाँ, कोई व्यक्ति कल्याणपुर में रहता है, गोविंद नगर में रहता है, ये आपने कहा परमठ पे हमने गड्ढा खो दिया हो, तो कहाँ से एक गणेश लक्ष्मी को लेकर के नहीं आ पाएगा। तो लेकिन ये पार्कों में हो सकता है। ये होना है, हाँ पार्कों में ये पार्कों में हो तो ये व्यवस्था नगर निगम को करे, नगर निगम कहे कि भाई पार्कों में इस तरीके के गड्ढे खोद करके और आप भू विसर्जन कर दीजिए। अगली बार हम सब लोग इसका अभियान दीपावली के 15-20 दिन पहले से ही चला करके इस प्रकार की व्यवस्था कराएंगे। तो क्या जो व्यापारी जो इंक्रोचमेंट है, गंदगी है, मिलावट है, इसके कारण ऑनलाइन जो व्यापार है वो धीरे धीरे बहुत तेजी से पनप रहा है, और आने वाले समय में अगर व्यापारी ने अपनी शुचिता को बरकरार नहीं रखा तो उनकी जो ये परचून की दुकानें हैं, जनरल मर्चेंट्स की दुकानें हैं या छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं, इन पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। देखिए, जिस प्रकार से ऑनलाइन का स्कोप बढ़ रहा है जी, और ऑनलाइन का स्कोप इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि कोई हमको बहुत सस्ती और अच्छी चीज़ दे रहे हैं। हाँ ठीक बात है। हम आपको बता दें, केवल आंकड़ों का और विज्ञापन का खेल है कि वो महंगी चीज़ को ऐसा बताते हैं कि ये बहुत सस्ती है। अब आप सोचिए होता क्या है, उनके पास 5 साल घाटे का बजट है, हमारे पास 2 दिन का बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हमें अगले महीने अपने बच्चे की फीस जमा होनी होती है। बताइए, 86,000 करोड़ उन्होंने लीगल के नाम पे, वो लीगल कुछ नहीं होता, लीगल के नाम पे खर्च किए। हम लोगों के पास ऐसा बजट नहीं है। हर देश में जहां जहां पे ये ऑनलाइन कंपनियां हैं, अमेज़न और फ्लिपकार्ट, उस देश के कानून तोड़ने का उनके ऊपर केस चल रहे हैं। तो लेकिन इंडिया में तो कुछ नहीं हो रहा। नहीं, कानून तोड़ते हैं, यहाँ के कानून की ऐसी व्यवस्था है, कानून तोड़ते हैं, उसका एक केस चलता है, लेकिन उनका काम ऐसे चल रहा है। ये हर देश में चल रहा है। कानून तोड़ते हैं, कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में लीगल उनका जो होता है टेक्निकल वो चलता है, लेकिन व्यापार उनका चलता रहता है। हमें अब उनसे मुकाबला करना है। भारत का व्यापारी तैयार है करने को, और क्योंकि हम लोगों ने पहले भी यहाँ पे कई प्रकार के अतिक्रमण झेले हैं, इनको भी झेल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सुधार हमें अपने ऊपर करना चाहिए। दूसरी बात, आप बात अतिक्रमण की कर रहे थे, एक चीज और भी तो देखिए, योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो, आज तक इन्होंने व्यापारियों के लेके कौन सी नई प्लानिंग की है? आप तो शहर को इतने सालों से जानते हैं, कौन सी ऐसी एक्सप्रेस रोड के बाद कौन सी ऐसी नई मार्केट बन गई है जहां पे व्यापारी दुकान खोल ले, अपना जीवन यापन करे? मजबूर हो गया है अपने घर के नीचे दुकान खोलने के लिए। हम कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, आपके माध्यम से कह रहे हैं कि सरकार हमको लागत रेट पे दुकानें दे और हमसे उसका पैसा ले, हमें फ्री में नहीं चाहिए। आप गरीबों को घर फ्री में दे रहे हैं, स्वागत है, चूल्हा दे रहे हैं, उनका स्वागत है, हमको फ्री में नहीं चाहिए। लेकिन सरकार को भी ये चाहिए
कि वो मार्केट के भी पॉकेट डेवलप करावे। अगर मार्केट के पॉकेट डेवलप नहीं कराएगा, आबादी बढ़ती चली जा रही है, तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार अब जो बड़ी दुकान थी, आप सोचिए जो बड़ी दुकान थी उसके 3 लड़के हुए, तीनों ने अलग अलग कर ली। अब कमी तो आई ना, अब उन्होंने क्या किया कि आगे कर लिया, वो अब प्रशासन से सहयोग मिल गया और आगे कर लिया। तो हमें जहाँ व्यापारियों से भी हम अपील करते हैं कि अतिक्रमण ना करें, ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हम सब लोगों को असुविधा है। कस्टमरों को आने का मौका दें। नगर निगम हो चाहे केडीए बड़ी बड़ी योजनाएं ला रहा है, सब आवासीय। अरे आवासीय अगर बनाई है तो मार्केट भी दो, मार्केट भी दीजिए। आपने बड़ी बड़ी योजनाएं बना दी लेकिन मार्केट की कोई सुविधा नहीं दी मार्केट आपने। क्यों? क्योंकि आवासीय तुरंत बिक रहा है। हाँ। और खरीदने को तो हम भी तैयार है ना। लेकिन अगर उसमें मार्केट भी डेवलप हो जाए, उस पे मार्केट भी डेवलप हो, इसका रचना तैयार करो कि कहाँ कहाँ पे मार्केट देनी चाहिए। अरे मुझको ये बताइए, जो अभी आपने कहा कि आप ना चुनाव घोषणा पत्र बना रहे हैं, तो ये जो चुनाव घोषणा पत्र में कौन कौन बिंदुओं को छुएंगे? क्या उसमें नंबर 1 पे भ्रष्टाचार होगा? बिल्कुल होगा, भ्रष्टाचार भी होगा और व्यापारियों को सुविधाएं भी होंगी। देखिए योगी जी ने 10 लाख का दुर्घटना बीमा किया है। अब हमारी मांग है उसमें सरकार के ऊपर काफ़ी बोझ नहीं पड़ेगा और व्यापारी फ्री होकर के काम कर सकेगा कि जो 10 लाख का दुर्घटना बीमा है आप उसकी लिमिट ना बढ़ावें, लेकिन ये जनरल बीमा करते हैं। आज की तारीख में एक रजिस्टर्ड व्यापारी के यहाँ अगर आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, तो गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिससे उसको कंपनसेशन मिल सके। अगर ये कर देती है तो व्यापारी को लगेगा कि नहीं सरकार हमारे साथ व्यापार में है। हम गए थे, जब योगी जी से मिलने गए थे, उन्होंने हमसे ये कहा था कि व्यापारियों से को ज़्यादा से ज़्यादा जीएसटी में रजिस्टर्ड कराने की अपील कीजिए। हमने कहा आप कुछ ऐसी सुविधा दे दीजिए जिससे व्यापारी में कंपटीशन की भावना हो जाए कि हमें चल करके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लो, नहीं तो बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा क्या हो सकता है? हमने एक ये योजना बताई। हमने कहा 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा आप कैंप लगा के दे रहे हो, आप एक जनरल कर दीजिए कि 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा सभी रजिस्टर्ड व्यापारी को मिलेगा। देखिए बड़े व्यापारी तो वैसे भी नहीं लेंगे उसका फायदा, ठीक है ना, लेकिन छोटा व्यापारी है उसे लगेगा कि नहीं सरकार हमारे साथ दुख में भी है, सरकार हमारे साथ आगजनी में भी है, तो वो थोड़ा फ्री होकर के काम कर सकेगा। ऐसी सरकार लाइसेंस आजीवन कर दीजिए, आजीवन करने पे उसे व्यापार करने में मन लगेगा। तो ऐसी हमारी जो कॉमन चीज़ें हैं जिसको लिख करके हम सब जगह देंगे और कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों पे भी कार्य हो। लेकिन मुकुंद आप सबको दे आइए लिख करके, सपा को दे दीजिए, बसपा को दे दीजिए, कांग्रेस को दे दीजिए, लेकिन आपकी सुनेगा कौन? क्योंकि आपके पास तो ठप्पा लगा हुआ है कि आप बीजेपी के हैं और आप ऐन वक्त पर बीजेपी का समर्थन भी कर देते हैं। ऐसी स्थिति में और बीजेपी वाले ये सोचते हैं कि मेरे अलावा जाओगे कहाँ? तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि यही कारण है कि जो व्यापारी है वो भंवर में पड़ा रहता है और उसकी समस्याएं बढ़ती जाती, लेकिन उसका निदान नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बढ़ती जाती निदान भी होता है, लेकिन नई नई समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। देखिए निदान भी होता है। 10 लाख का दुर्घटना बीमा जब हम लोगों ने बात उठाई थी तो मिला ही मिला। व्यापारी कल्याण बोर्ड की हम लोगों ने बात उठाई थी तो मिला ही मिला। अब वो एक अलग की बात है। कल्याण बोर्ड वाले तो व्यापार मंडल को तोड़ने में लगे हुए हैं। वही हम दूसरी बात कह रहे हैं कि वो अलग बात है कि जिसके जो अध्यक्ष बने वो अपना व्यापार मंडल तोड़ रहे हैं, अपनी दुकान अलग चला रहे हैं और वो जा करके, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये अब इसके लिए सरकार तो दोषी नहीं है। अगर आपका ये स्वतंत्र चेतना आपकी होती व्यापारियों की तो शायद आपको लाभ मिल जाता, लेकिन विपक्ष इसलिए नहीं देता क्योंकि उसे मालूम है कि आप ले दे करके जाओगे वहीं पर, और वो इसलिए नहीं देते कि तुम कहाँ जाओगे, जो मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है। हमारे व्यापार मंडल में सभी दलों के लोग हैं, दलों के होना और हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ जाकर के ही उनसे भी कहवावे कि हमारी चीज़ों को आप घोषणा पत्र में शामिल करो। और हमें लगता है कि अगर हम कोई चीज़ सही चीज़ देंगे और किसी के निगाह में आ जाएगी तो दूसरा राजनीतिक दल तो उसको तुरंत ले लेगा। हमें तो चुनाव है, चुनाव का पर्व आने वाला है और उस पर्व में व्यापारी समाज ज़्यादा से ज़्यादा क्या लाभान्वित हो सके इसकी चिंता करनी है और इसके लिए कार्य करना है। अच्छा, वैसे
मैं आपसे ज़रा एक सवाल पूछूं, ये व्यापारी किधर है इस समय वर्तमान स्थिति में? क्या वो वर्तमान सरकार से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है या सोच रहा है कि नहीं अब इसका कोई विकल्प नहीं है, और ऐसी स्थिति में वो सरकार के साथ भी है? क्या ये मान के चलें? देखिए, सरकार के साथ में है कि उसमें है, हमने क्या कहा कि व्यापारी इस समय व्यापार की सोच में, वो तो है, लेकिन और जहां तक बात रही आगे चुनाव आते आते तक क्या परिस्थितियां प्रदेश की होती है, क्योंकि अभी से पूर्वालोकन कर देना कोई बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन वर्तमान रुख तो व्यापारियों का उसी ओर है ना। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ व्यापारी वर्ग बहुत पहले से जुड़ा रहा है। हाँ, और परंपरागत से उसकी एक और भी मजबूरी है कि वो किसी और दल के साथ में जाता है तो वो उसकी मानते भी नहीं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, मानते भी नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी व्यापारियों के हित के लिए जहाँ पे होगा हम सब लोग उसके लिए कार्य करेंगे। अच्छा, व्यापारी ये सोच रहा है कि सरकार हमारी आ रही है, माने योगी सरकार फिर से आ रही है, व्यापारी सोच रहा है? अब देखिए, व्यापारी क्या सोच रहा है, ये तो जो वातावरण है, हाँ, वो वातावरण ये बता रहा है। बाकी सरकार चाहे जिसकी आवे, वो तो अभी हम सारे टीवी के सर्वे देख रहे हैं, भाई वातावरण तो ऐसे ही बनता है ना, चाहे स्टार हो, मतलब जितने भी टीवी के चैनल हैं उनका हम सर्वे देख रहे हैं, सब में एक ही चीज आ रही। तो वातावरण इन्हीं चीजों से बनता है, और जो वातावरण बन रहा है वो इस प्रकार का बन रहा है। लेकिन अभी हमें लगता है कि इतने पहले से कह देना न्यूज चैनल के लिए भी नहीं सही है। न्यूज चैनल के लिए बिल्कुल सही। भाई देखिए, व्यवहारिक नहीं है, बाकी न्यूज चैनल है, कोई कुछ भी अपना न्यूज दिखावे, लेकिन इतने पहले से आकलन दे देना, विचार करना चाहिए। आखिरी सवाल, अगर आज योगी सरकार आपसे बात करे या योगी जी बात करें और पूछे ये बताओ व्यापारियों को इस समय एकदम क्या चीज़ दे दी जाए जिससे कि व्यापारी खुशहाल हो जाए और वो पूरा झगझगा के वोट जो है बीजेपी को दे दे, वो कौन सा एक बिंदु होगा जिसकी आप बताएंगे? देखिए, एक बिंदु पे हम इसको नहीं बता सकते, नहीं, लेकिन क्योंकि एक बिंदु ये है कि लाल फीताशाही से मुक्ति दे दी जाए तो व्यापारी इस देश में और इस प्रदेश को इतना बड़ा व्यापारिक हब बना देगा, इसका हम वादा करते हैं। आज हमारी मंडी 1.5% से आधा % कर दीजिए और आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा कि सरकार को टैक्स ज्यादा मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुकुंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की और निश्चित रूप से व्यापारी का सकारात्मक रुख है और वो चाहता है कि हम टैक्स दें, लेकिन जो लाल फीताशाही है, जो भ्रष्टाचार है, उससे तो मुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन भ्रष्टाचार भी बड़ा है। ये एक चिंता की बात है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।